प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की सेकंड एप्लीकेशन है बीट्स। इसके जिसमें से साउंड वेव्स निकल रही हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू 1 के बराबर है, और यहाँ पर एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है जो इस साउंड को सुन रहा है। ठीक है, फिर कोई दूसरा सोर्स है S2, उसमें से भी साउंड निकल रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, न्यू 2 है। एम्पलीट्यूड अभी हम सेम मान लेते हैं। तो दो साउंड वेव्स हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, वो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है। ठीक है, तो इन दोनों ने क्योंकि एक ही मीडियम में से जाना है, तो बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बनाने वाले हैं। राइट? तो अब हम ये जानते हैं कि जब हम कोई इक्वेशन बनाते हैं ट्रैवलिंग वेव की, तो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, टाइम का वेरिएबल और एक्स का वेरिएबल। एक्स वेरिएबल इसलिए है कि हमने हर पॉइंट पे उसकी, ताकि हम उसकी हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकें। ठीक, इस केस में क्योंकि ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, हमने केवल उसी के लिए देखना है, तो एक्स फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। यदि एक्स कांस्टेंट है तो हम ये वाला कंपोनेंट हटा सकते हैं। तो हमने इक्वेशन बना लेनी है फर्स्ट वेव के लिए y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t, ओमेगा को लिख लेते हैं 2 पाई न्यू 1 इंटू टी। ठीक है, और दूसरे वाली बना देते हैं a sin 2 पाई न्यू 2 इंटू टी। ठीक है, अब जो रिजल्टिंग वेव है उसकी इक्वेशन दोनों को ऐड करके आएगी। तो a कॉमन है, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाना, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस d बाई 2, तो 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 इंटू t बाई 2 कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2, तो 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2 इंटू टी। ये समझ में आया इतना? अब इसमें मैं कॉस वाली टर्म को पहले लिख रहा हूं, केवल इतना सही चेंज है, y इक्वल टू 2a कॉस 2 पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 अपॉन 2 इंटू टी साइन 2 पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 अपॉन 2 इंटू टी। ये इक्वेशन बनी। ठीक है, साइन की इक्वेशन से हमने स्टार्ट किया था, तो यहां पर जो साइन की इक्वेशन आ रही है उसमें हमारे पास ये क्वांटिटी एम्पलीट्यूड का काम करेगी। तो यदि हम इसे एम्पलीट्यूड मान लेते हैं, तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी अगर लगाओगे तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई, वो फ्रीक्वेंसी जो दोनों का एवरेज है, दोनों का मीन है। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट इक्वेशन हमारे पास बन रही है, इससे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों की सुपरपोजिशनिंग से जो नई वेव बनती है उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों का मीन है, और जो उसका एम्पलीट्यूड है वो टाइम पे डिपेंड करता है। बाकी तो सब कांस्टेंट्स हैं, लेकिन टाइम वेरिएबल है, तो विच वी शुड बी केयरफुल, क्योंकि टाइम बढ़ता रहता है, तो कॉस कीप्स ऑन वेरिंग, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा इस ऑब्जर्वर के लिए वो बदलता रहेगा। क्या इतना सबको समझ में आया? क्लियर है सबको? ओके, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो ये ऑब्जर्वर है उसको जो साउंड सुनाई देगी वो कभी तो ऊंची हो जाएगी, कभी धीमी हो जाएगी, क्योंकि जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके लिए दोनों आवाजें आ रही हैं, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसका आवाज कभी तो लाउड हो जाएगी, कभी डिम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो लाउड साउंड सुनाई देती है उनको हम बोलते हैं बीट्स।
ठीक, तो पहले बीट्स की डेफिनेशन ही लिख लो। When two sound waves having slightly different frequency are superimposed, then the resulting wave has an amplitude which is a function of time. The loud sounds heard by the observer are known as beats. आगे इसको नोट करते हैं। Consider, नेक्स्ट पैराग्राफ का नाम लो, Consider a stationary observer listening to two distinct sounds having frequencies nu1 and nu2. अगला सेंटेंस है, the equation of resulting wave can be derived by using principle of superposition. अब इसे नोट कर लो। इसको इक्वेशन ए मार्क कर लो और लिख लो, द इक्वेशन ए shows that the observer will hear a sound having frequency equal to arithmetic mean of nu1 and nu2 and its amplitude will depend upon time so that its expression is
ये लिख लो एक्सप्रेशन। अब जैसे हमने वहां किया था स्टैंडिंग वेव्स के लिए कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मैक्सिमा निकालना है तो +-1 होना चाहिए, मिनिमा निकालना है तो कॉस की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो लिख लो फॉर द एम्पलीट्यूड टू बी मैक्सिमम this should be equal to +-1। हाँ जी, cos की वैल्यू +-1 कहाँ पर होती है? 0, 180, 360, तो पाई के मल्टीपल्स हैं। Therefore ये 2 को यहीं काट लेते हैं। पाई ν1 माइनस ν2 इंटू टी शुड बी इक्वल टू n पाई। पाई से पाई काट लेते हैं और t शुड बी इक्वल टू n अपॉन ν1 माइनस ν2। इसे एक्सप्रेशन डी मार्क कर लेते हैं। लिख लो इसको। कर लिया, तो आगे लिख लो फिर ऑल द टाइम इंस्टेंट्स satisfying expression B correspond to maximum amplitude of sound which means beats। अगला सेंटेंस लिखो द टाइम इंटरवल between two successive beats can be found out by subtracting two consecutive instants for maximum amplitude। Therefore delta t equal to t2 minus t1 और delta t equal to n को एक बार 2 पुट कर देते हैं 2 अपॉन ν1 माइनस ν2 माइनस 1 अपॉन ν1 माइनस ν2 और डेल्टा t इक्वल टू 1 अपॉन ν1 माइनस ν2। ये सारे वो टाइम इंस्टेंट्स हैं जहां पर मैक्सिमम साउंड आएगी। ठीक है, तो जब पहली बार आएगी n को 1 डाल देते हैं, दूसरी बार आएगी n को 2 डाल देते हैं, तो उन दोनों को माइनस करोगे तो उनके बीच का टाइम इंटरवल आ गया। हाँ जी, सबको समझ में आया? तो आगे लिख लो फिर बीट फ्रीक्वेंसी। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द नंबर ऑफ बीट्स
The number of beats heard in 1 second is known as beat frequency. Numerically it is equal, अगला सेंटेंस है, numerically it is equal to the reciprocal of time interval. Therefore, nu equal to nu1 minus nu2. For example, if nu1 is 250 hertz and nu2 is 244 hertz, then the number of beats heard in 1 second, HEARD, heard in 1 second will be कितने होंगे जी? nu1 minus nu2 nu1 minus nu2 माइनस कर लोगे तो 6 आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया सभी को? नेगेटिव में आ जाए. नेगेटिव में कभी नहीं आएगा क्योंकि आपने बड़े में से छोटा माइनस करना है. तो इसको हम v2 भी कर सकते, v2 minus v1 भी कर सकते हैं. nu2 minus nu2 minus. हाँ जी, जो भी बड़ा है उसको आपने पहले रखना क्योंकि आप सुन रहे हैं आवाज, तो पॉजिटिव हो सकते हो, माइनस में तो हो नहीं सकती है ना. तो अब एक काम करो, ये मैंने तुम्हें कराया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए, मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए अपने आप कर लो. करोगे? करो, करिए. करते हैं सॉल्व. लिख लो. फॉर एम्पलीट्यूड टू बी मिनिमम, कॉस की वैल्यू 0 होनी चाहिए. अब कॉस 0 होता है π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे एंड सो ऑन. तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है 2n minus 1 π/2. तो पाई से पाई काट देते हैं, t आ जाएगा 2n minus 1 अपॉन 2 इंटू nu1 माइनस nu2. तो डेल्टा t निकालना होगा, वैसे ही t2 माइनस t1 करेंगे. तो पहले केस में n को 2 पुट कर देते हैं, 3 अपॉन 2 इंटू nu1 माइनस nu2 माइनस जब 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 इंटू nu1 माइनस nu2. तो डेल्टा t आ जाएगा 1 अपॉन nu1 माइनस nu2, सेम आ रहा है उसके वाला ही. तो जितना डिफरेंस बीट्स में है उतना ही डिफरेंस जहां जिस समय कोई आवाज नहीं आएगी उनके बीच में. पूछो जी, बोलो. डेल्टा टी क्या है? ये वो वाले टाइम इंस्टेंट्स आ गए जिस समय एम्पलीट्यूड 0 होगा या कोई साउंड सुनाई नहीं देगा. ठीक है, तो ऐसे दो इंस्टेंट्स के बीच में हमने टाइम गैप निकालना है. पहली बार कब होगा? n को 1 डाल देंगे,
दूसरी बार कब होगा, n को 2 डाल देंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक बार n को 2 डाला, एक बार n को 1 डाला, उन्हें माइनस कर लिया। अगर कभी दो डिस्टिंक्ट साउंड वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, वैसे तुमने एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए फ्रीक्वेंसी में। नहीं तो दोनों वॉइस इकट्ठे मिलेंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो इसलिए होना चाहिए कि जो ह्यूमन ईयर है उसकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि यदि दो एक जैसी साउंड्स हैं, एक जैसी आवाजें हैं, उनके बीच में टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड से कम है तो हमारे कान उनको दो अलग अलग साउंड्स की फॉर्म में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। हमारे कानों को ऐसा लगता है कि एक ही आवाज कॉन्टिन्यूएशन में है। ठीक है, तो अब हमने बोला कि डेल्टा टी जो है दैट कैन बी मिनिमम, इट कैन बी 0.1। इससे बड़ा होगा तो हमें समझाएगा अलग अलग, लेकिन इससे कम हो गया तो हमें वो बीट्स सुनाई नहीं देंगे। अब ये है 1/μ1 minus μ2, which implies कि μ1 minus μ2 should be equal to 10। तो अगर ये दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 है तब हमें बीट सुनेगी, 10 से कम है तो भी सुनेगी, 10 से अधिक हो जाएंगी तो नहीं सुनेगी। ठीक है, तो नोट कर लो इसे। नोट the difference between μ1 and μ2 should be less than or equal to 10 because a normal human ear cannot distinguish between two distinct sounds if time gap between them between two distinct sounds if time gap between them is less than 0.1 seconds। इसको नोट भी कर लो। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखो एक। ट्यूनिंग फोर्क्स A and B, tuning forks A and B produce 4 beats per second with each other. Find the frequency of A if frequency of B is 300 Hz. ठीक है जी, दो आंसर हो सकते हैं ना, दोनों में डिफरेंस 4 का होना चाहिए। तो यदि एक 300 का है तो या तो दूसरा इससे 4 ज्यादा होगा, 304 हो जाएगा, या 4 कम होगा, 296 होगा। तो इन दोनों के बीच में भी 4 हो सकता है, इन दोनों के बीच में भी हो सकता है। तो
तो वो 30 आंसर्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अच्छा, नेक्स्ट लिखने से पहले एक चीज समझ लो। पहले ट्यूनिंग फोर्क की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसका मेथड होता है, अगर हम ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी को कम करना चाहते हैं तो उसका अगर वेट हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इसके लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं लोडिंग। कि जो ट्यूनिंग फोर्क है उसके प्रॉन्ग पे हमने थोड़ा सा वैक्स लगा दिया, मोम लगा दिया थोड़ा सा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, और यदि हम इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो मास कम करना पड़ेगा। कैसे करोगे? तो उसका मेथड होता है फाइलिंग। फाइल क्या होती है? मतलब उसको ऐसे ऐसे थोड़ा रगड़ दो। फाइल क्या होता है? फाइल लाइक जैसे लिखो जी क्वेश्चन एक। फिर आप लिखाओगे ना? क्वेश्चन लिखिए। हाँ लिखवा देता हूँ, पहले इनको लिख लो जी। पहली डेफिनेशन लोडिंग, द प्रोसेस ऑफ increasing the process of decreasing the frequency of a tuning fork by attaching some wax to the prongs of fork by attaching some wax to the prongs of the fork, prongs, prongs of the fork, is known as loading. मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट बढ़ाना किसी से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए जी फाइलिंग, the process of increasing frequency of a fork by filing its prongs is known as filing. ज्यादा तो मतलब बहुत ही माइन्यूट फर्क पड़ता होगा। तो माइन्यूट ही फर्क डालना, मेजर तो डालेंगे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ट्यूनिंग फोर्क्स A and B produce 7 beats per second with each other. Next sentence है, if tuning fork B is loaded with wax, they again produce 7 beats per second. Find original frequency of B.